हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और अभी हम मॉर्निंग टाइम में पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में आज पढ़ेंगे विधायिका, लेजिस्लेचर। अब देखिए, विधायिका सबसे पहले आपको समझना होगा क्या है। आपको अगर मैं बता रहा था कि सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग कहलाता है विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कार्यपालिका को पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे विधायिका को। तो विधायिका को देखेंगे कि विधायिका कैसे बना हुआ है, विधायिका के किस तरह का कार्य होता है, कैसे वो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यरत है और कितना योगदान है हमारे संविधान को आगे बढ़ाने में या संविधान को जीवंत बनाए रखने में। तो एक एक करके हम बारी बारी से देखेंगे। और सबसे पहले ज़रूरी क्या है, तो इसमें से जो जरूरी आएगा वो आएगा। सबसे पहले देखिएगा संसद के अंग, संसद के सदन, संसद के 2 सदन जो लोकसभा और राज्यसभा होगा, बाकायदा बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ना होगा। आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर का जब एक राज्य के तौर पे होता था, उसका विघटन होने के बाद 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में आए। एक का नाम हुआ जम्मू कश्मीर, दूसरा हुआ लद्दाख। उसके बाद आप देखेंगे कि एक नया जो दमन और दीव कहलाता था, दमन और दीव को साथ साथ दादरा नगर हवेली, उन दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया गया। इसके चलते राज्यसभा की वर्तमान सीट और लोकसभा की वर्तमान सीट में चेंजेस आए। वो चेंजेस को भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो बिना विलंब किए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले विधायिका। तो देखिए विधायिका है क्या। आप बोलेंगे विधायिका मतलब जो विधि या कानून का निर्माण करता हो। बिल्कुल, हमारे देश में अगर देखेंगे कि कोई भी कानून अगर बनता है तो विधायिका से उसका पास होना आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनता है विधायिका। ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा दोनों एक एक करके। आज काफी डिटेल से आपको लोकसभा और राज्यसभा जानने को मिलेगा। अगली बात है संसद या पार्लियामेंट। देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, कल भी मैं जिक्र किया था। अगर आपसे सदन पूछे तो सिर्फ और लोकसभा और राज्यसभा 2 ही बताएंगे। अगर अंग पूछे कि इसके कितने पार्ट्स हैं, तो आप बताओगे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कई बार क्वेश्चन में घुमा के पूछता है, संसद के 2 सदन के अलावा एक और अंग होते हैं, उसका नाम क्या है। तो ध्यान रहे, 2 सदन बोल के एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और इनमें से कोई नहीं, तो आपको उस समय प्रेसिडेंट टिक करना चाहिए। अगली बात, ये भी रेलवे ने पूछ लिया है कि संसद कहाँ है। तो सो सिंपल, संसद दिल्ली में है भाई। ठीक है, अब देखिए संसद क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है संसद, क्या करता है संसद, उसका जवाब दूंगा। और 11th क्लास वाले अगर मुझे सुन पा रहे होंगे तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, उनके मेंस के लिहाज से संसद क्यों बना हुआ है और संसद की आवश्यकता क्या है। संसद की आवश्यकता क्यों है, देखिए दोनों सदन में किसी विधेयक पर, जनरली कोई भी अगर बिल आता है, विधेयक आता है, तो दोनों सदन मिलकर उस पर चर्चा भी करते हैं, बहस भी करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और सहमति या विरोध हो सकता है। यहाँ पे बहस लिखने का मतलब ये नहीं होता जो आमतौर पे दोस्तों के साथ आप कर रहे हो, तो वैसी बहस नहीं, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं कि ये क्यों होना चाहिए और क्यों ये विधेयक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है उस विधेयक पे सहमति बन जाए या हो सकता है विरोध आ जाए। अगर सहमति बन जाएगा तो एक सदन से दूसरे सदन को पास कर दिया जाएगा। अगर दूसरे सदन में भी सहमति बनेगा तो राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ऐसे में वो विधेयक अधिनियम में तब्दील हो जाएगा यदि राष्ट्रपति का साइन हो गया है तो। अगली बात क्या बता रहा हूं कि कोई भी कानून निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सांसद। ध्यान रहे ये बात, मैंने इस बार सांसद बोला है, संसद नहीं। सांसद का क्या मतलब हुआ भाई, अब इस बात को समझिए कि संसद और संसद क्या है। संसद का मतलब हुआ जो संसद भवन है आपका, और सांसद का मतलब हुआ उस संसद के सदस्य जो वहां संसद में बैठते हैं, वो कहलाते हैं आपके सांसद। तो देखिए क्या बता रहा हूं कि कानून निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, क्योंकि ये हो सकता है विधेयक अगर लोकसभा लाया तो सीधे क्या होगा, राज्यसभा को पास होगा और राष्ट्रपति को जाएगा। किंतु कई बार हो सकता है कि लोकसभा विधेयक ना लाए बल्कि राज्यसभा लेके आए, तो कोई बात नहीं, राज्यसभा लाया तो लोकसभा को पास करेगा, लोकसभा से फिर राष्ट्रपति को पास करेगा। अगर तीनों अंग में सहमति बनी तो वो विधेयक अधिनियम में बदल जाएगा। ठीक है, सेम चीज कानून में संशोधन की प्रक्रिया भी बिल्कुल ऐसा ही आप देखेंगे। अगली बात देखिए, सदस्यों को ही सांसद कहते हैं, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को ही सांसद कहते हैं। क्लियर, किसी भी विधेयक या बिल को अधिनियम में बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य होता है। क्लियर, लास्ट अगर देखेंगे, सर इस पे जूम कीजिएगा, संसद के 2 सदन की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, तो देखिए संसद के सभी निर्णय दोनों सदनों से होकर पारित होता है। समझ पा रहे हैं, और अगर सभी निर्णय दोनों सदनों से पास किया जाता है तो यहाँ ध्यान रहे, वो मैंने बोला संसद क्यों चाहिए, मैंने बोला 2 सदन। आपको पता है 2 सदन बता चुका हूं, लोकसभा राज्यसभा। तो इसको इस पे क्या गौर फरमाना है कि दोनों सदन की आवश्यकता क्या है। काश एक ही सदन होता, इधर लोकसभा और राज्यसभा होता तो क्या दिक्कत होता। 2 सदन की आवश्यकता क्या है, मैं ये और ये दोनों बातों में अंतर है भाई।
तो मैंने इस पे क्या चर्चा करना चाह रहा हूं कि 2 सदन क्यों चाहिए। पहली बात, सदन के सभी निर्णय दोनों सदनों से होकर पारित होगा तो जल्दबाजी नहीं होगी। इसका मतलब ठीक ठाक टाइम मिलेगा उस पे चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए, तर्क और वितर्क करने के लिए। ऐसे में आपका निर्णय बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, निर्णय आपका उत्तम होगा। समझ पा रहे हैं? तो 2 सदन की आवश्यकता है। दूसरी बात मैंने बोला कि सभी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के लोगों को सदन में आने को मिलेगा। इसका मतलब सबकी उपस्थिति होगी, सभी अपने अपने प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, सभी के प्रतिनिधि वहां बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा निर्णय होगा, सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, एक सदन भंग हो जाने से लोकसभा भी दूसरा सदन कार्यरत रहता है। देखिए, आपको पता होगा कि लोकसभा 5 साल के बाद विघटित हो जाता है, किंतु राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता। तो दोनों सदन का होने का एक और बेनिफिट यह होता है कि राज्यसभा हमेशा कार्यरत होता है। अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो राज्यसभा पे कोई आंच नहीं आती और ठीक ठाक काम हो रहा होता है। अगली बात जो है, राज्यसभा सभी राज्यों की प्रतिनिधियों की सभा होती है। आपको सही बात ये पता होगा कि सभी राज्यों की प्रतिनिधि मतलब क्या हुआ। आपको पता है ना कि विधानसभा से लोग चुनकर आते हैं राज्यसभा में, तो विधानसभा से आते हैं और विधानसभा में कहां से आते हैं? राज्यों के विधायक होते हैं। इसका मतलब सभी राज्यों के विधायक कहां आएंगे? राज्यसभा। इसका मतलब राज्यसभा सभी राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है। राज्यों की समस्या केंद्र तक या संसद तक आसानी से आ जाती है या पहुंचा पाते हैं ये लोग। ठीक है, अगली बात देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा को काफी डिटेल से। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा क्या है। सबसे पहले मैं राज्यसभा की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा कि पहले स्ट्रक्चर क्या थी और जम्मू कश्मीर विघटन के बाद की स्थिति क्या है। बाकायदा यहां से क्वेश्चन आता है, कई बार आप देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए एग्जाम, पीसीएस देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, स्टेट का एसएससी देख लीजिए, हर जगह इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। तो अब ये सी बात है, जो पुराने हैं और जो नए हैं दोनों को आपको समझना चाहिए अच्छे से। देखिए, राज्यसभा में कुल सदस्य अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 250। ठीक है, अगर वर्तमान या वास्तविक पूछे या वर्तमान सदस्य पूछे तो आपको बताना है 245। क्लियर? इस 245 में से आपको पता होगा कि 233 कहां से बनते हैं? निर्वाचित होके आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। आपको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों समझाया था, फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए प्रत्यक्ष का मतलब जिसे मैं या आप या भारत के नागरिक वोट करेंगे वो प्रत्यक्ष चुनकर आएगा। किंतु जो हमारे प्रतिनिधि जिसे हमने चुना अगर वो किसी अन्य को चुनेंगे तो कहलाएगा अप्रत्यक्ष। क्लियर? तो देखिए, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा का चुनाव। ये बात दिमाग में रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई कि कैसा चुनाव होता है। ठीक, कैसे चुनाव होता है, इसका क्या प्रक्रिया होता है, मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाते हुए वहां पे बताया था, जब चुनाव वाले तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा था तब। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो आप देख सकते हो। देखिए, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश से 233 लोग आते हैं निर्वाचित होकर अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरे साइड में क्या देख रहे हैं आप कि 12 लोग आते हैं मनोनीत होकर। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अगर राष्ट्रपति मनोनीत कर रहे होते हैं इनको तो सवाल उठता है कि किस क्षेत्र से? विज्ञान से, कला से, साहित्य से और समाज सेवा से। एक और बात मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, खेल स्पोर्ट्स कोटा से नहीं आते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स कोटा से आए, नहीं, वो समाज सेवा के कोटा से आए। क्लियर है ये बात? तो आपको एक दिमाग में रखना चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इतनी चीजों से हुए राष्ट्रपति चुनते। कई बार तो ये भी पूछा हुआ है कि किन किन क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 लोगों का मनोनयन करता है। ठीक, अब आप समझिए, मनोनीत का मतलब होता है राष्ट्रपति जब चुनेंगे, निर्वाचित का मतलब उसका चुनाव होगा, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इस 233 को अगर आप ब्रेक करोगे तो सबसे पहले आपको क्या पता है अब तक कि टोटल अभी तक होता था 229 सीटें मिलता था राज्यों को और 4 सीटें मिलता था केंद्र शासित प्रदेश को। क्योंककि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर उस समय केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो ये 4 इधर ही जुड़ा हुआ होता था। इसी वजह से अब ये 4 अगर इधर जोड़ दोगे तो 229। मेरा कहने का मतलब है कि पहले राज्यसभा का राज्यों को, जो 29 राज्य होते थे, पहले 29 राज्य होते थे, अब 29 नहीं 28 है, तो 229 सीटें दी गई थी राज्यों को और 4 सीटें दी गई थी यूनियन टेरेटरीज को। उसमें से 3 दिल्ली को और 1 पुडुचेरी को। सिर्फ 2 ही जगह विधानसभा थी। किंतु जम्मू कश्मीर को बनने के बाद अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर तो एक राज्य था, अब ब्रेक कर गया, 2 नए केंद्र शासित बने, तो एक में
जम्मू कश्मीर में विधानसभा दिया गया। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में विधानसभा है तो उसकी सीटों की संख्या वहां पे होगी, विधानसभा की भी, राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी। अब देखिए तो यहाँ पे जम्मू में कितना सीट चला गया राज्यसभा का, 4 सीट चला गया। तो जाहिर सी बात है जो पहले 4 होता था यूनियन टेरिटरी में, वो अब 4 नहीं रह के 8 हो जाएगा। दूसरी बात, जो अब ये 225 आप देख रहे हैं, इसका मतलब पहले राज्यों को सीटें कितनी हुई थी, 229। चूंकि यहां से जम्मू कश्मीर का 4 सीट निकल के केंद्र शासित प्रदेश में चला गया, इसलिए 229 नहीं रह के 225 हो गया। तो दोस्त अगर आपसे पूछे कोई एग्जाम में कि वर्तमान समय में राज्यों को कितनी सीटें दी गई है, 225। वर्तमान समय में यूनियन टेरिटरी को कितना दिया गया है, 8। पहले कितना था, 4। पहले राज्यों का कितना था, 229। क्या मैं आपको यह स्ट्रक्चर समझा पाया? अब एक और बात पूछिए, देखिए हो सकता है कई बार मैच कराने दे कि दिल्ली में कितना है, पुडुचेरी में कितना है, जम्मू कश्मीर में कितना है। आपके लिए तीनों सवालों का जवाब यहाँ पे मैंने दे दिया है। एक बात और आपको समझना चाहिए इस स्ट्रक्चर को, मैंने आपको बताया वास्तविक का ये पूरा प्रक्रिया, लेकिन देखिए कुल सदस्य जो 250 है, अगर इससे पूछ ले आपसे क्वेश्चन तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। जैसे टोटल सदस्य 250 हैं, अगर 12 राष्ट्रपति चुनते हैं तो उसके अलावा 238 बचता है। इस 238 में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी है, समझ पा रहे हैं? इधर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा स्टेट का, ये हो जाएगा यूनियन टेरिटरी का। तो स्टेट का पहले 234 था, अब 4 घट गया 230। पहले 4 होता था, इधर 4 बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे 8। क्लियर है ये बात? तो दोनों स्ट्रक्चर को आप एक बार अपने कॉपी पे लिखें, ध्यान से उसको समझें, क्योंकि ये जब जब एग्जाम होगा मैं कह रहा हूँ गारंटी से क्वेश्चन आएंगे, रीजन हर बार क्वेश्चन आए यहाँ से। और ऐसे में अगर ये करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है तो लाजमी है क्वेश्चन उठाएगा। कुछ राज्यसभा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देखिए। पहला बात, राज्यसभा संसद का एक अंग होता है, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, संसद के 3 अंगों में से राज्यसभा एक अंग है। दूसरी बात, राज्यों की प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गया। तीसरी बात, कार्यकाल इनका, यहाँ पे फिर से मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अपनी ओर, क्योंकि कार्यकाल दोस्त राज्यसभा का नहीं होता, राज्यसभा भंग ही नहीं होता तो कार्यकाल क्या रहेगा? इसका मतलब असीमित टाइम के लिए। लेकिन राज्यसभा के अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछे तब आप बोलेंगे 6 साल। अलर्ट रहिएगा, बहुत ज्यादा मैं आपको ध्यान खींच रहा हूं इसी वजह से कि राज्यसभा का अगर बोले तो वो भंग नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का सिर्फ 6 साल होता है। क्लियर? अगली बात देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम उम्र, न्यूनतम उम्र कितना होगा? 30 साल होगा। वहीं लोकसभा में आपको कल बता रहा था 25 होगा, आज भी बताऊंगा। अब देखिए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्यों अस्थाई सदन है मेरे भाई? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है, तो अस्थाई सदन है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक और परमानेंट हाउस बोलते हैं। अब देखिए, बल्कि प्रत्येक, एक और बात, राज्यसभा अस्थाई सदन कभी भंग नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य उसके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। हर 2 साल पे क्या होगा, 1/3 चेंज कर लेते हैं सदस्य को, अगले 2 साल बाद फिर 1/3 चेंज कर लेंगे, इस तरह से अगले 2 साल बाद फिर 1/3 चेंज कर लेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, समाप्त नहीं होता। अगली बात देखेंगे तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, यही बताना चाह रहा था अभी। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। तो निम्न सदन कौन होगा, लोकसभा होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन ऐसे आता रहता है कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा आपको गौर फरमाना है। और सबका रीजन है, उच्च सदन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अस्थाई, अस्थाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये भंग नहीं होता है। अगली बात, सीटों का आवंटन। जब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा था उस दिन मैं आपको आगाह करवाया था कि अनुसूची 4 में लिखा हुआ है सीटों का आवंटन किसका, राज्यसभा का, कि कितनी सीटें किसे दी गई है। ठीक, दूसरी बात, जनसंख्या के आधार पर ये सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता होगा 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये बटा हुआ है। आज 2021 की जनगणना आने वाली थी, अभी कोरोना वायरस की वजह से शायद लेट हो, लेकिन देख रहे हैं कितनी पुरानी है ये डेटा। और ये कब तक चलता रहेगा मेरे दोस्त, 2026, 2026 के बाद इस पे विचार किया जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि किस जनगणना के आधार पर लिया गया, क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कब इसमें दोबारा रिफॉर्म किया जाएगा, 2026, राइट। नेक्स्ट क्या है, जो भी स्टेट पीसीएस वाले दे रहे हो एग्जाम, या कोई भी स्टेट वाले एग्जाम दे रहे हो और मुझे सुन रहे हो, तो अपने स्टेट की राज्यसभा की सीट पता कर लीजिएगा, क्योंकि मैं किस किस का बताऊं, सबका अलग अलग है। ठीक है, मैक्सिमम सीटें देखिएगा अगर कितना है तो वो बताइएगा, 31। किसका है मैक्सिमम, उत्तर प्रदेश का। क्यों भाई, उत्तर प्रदेश की हमारे देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या देखेंगे लोकसभा में, लोकसभा की कुल या अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 552,
ठीक है। अब इस 552 का डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा, लेकिन पहले आइए वास्तविक या वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वास्तविक सदस्य आपके सामने कितना है भाई, 545 है, ठीक है। इस 545 का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, एक देखेंगे राष्ट्रपति कितना चुनेंगे, दूसरा कि निर्वाचित कितना होगा। फिर से देखिए यहाँ पे मनोनीत होगा कि किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 2 लोगों को मनोनीत करेंगे और किनको करेंगे, एंग्लो इंडियन। क्लियर, क्यों करेंगे एंग्लो इंडियन का, क्योंकि उनका पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधि वहां नहीं है, चुनकर ही नहीं आ पाते, तो इसी वजह से इनका मनोनयन किया जाता है। अब एक और बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि पहले आपको पता है कि ये 543 सीटें हैं, क्योंकि 2 इधर चला गया, टोटल 545 है, इन दोनों को आप जोड़ोगे 545 हो जाएगा। लेकिन इस 543 में से आप देखेंगे एक हो जाएगा स्टेट की तरफ चला जाएगा, दूसरा यूनियन टेरिटरी की तरफ चला जाएगा। अब क्या हुआ कि अभी तक जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी स्टेट के लिए वो थी 530, समझ गए आप, लेकिन यूनियन टेरिटरी के लिए जो दिया हुआ था वो था 13 सीट। किंतु जम्मू कश्मीर का जब विघटन हुआ तो आपको पता होगा 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर को 5 सीटें दी गई और लद्दाख को 1, इसका मतलब 6 सीटें यहां से निकल जाएगा, क्योंकि अब राज्य 29 नहीं रह गया, 29 अब नहीं रह गया, अब तो 28 है। इसका मतलब जब जम्मू कश्मीर हटा तो अपना सीट तो लेके जाएगा ना। वही मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ 530 होता था, 6 हट गया, तो वर्तमान समय में कितना, 524। अब जब 6 चला गया इस साइड में तो 13 + 6 कितना, 19। सेट है दिमाग में मेरे दोस्त। तो आप समझिए कि जो इधर का केंद्र शासित प्रदेश का कई बार सवाल उठता है, इनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दिल्ली में पहले से 7 है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली, आपको थोड़ा सा मैं अगर मैप में इसको दिखा पाऊँ, सर थोड़ा इधर कीजिएगा, आप अब देख रहे हैं ये है यहाँ पे दमन और दीव, ये है यहाँ पे दादरा नगर हवेली। पहले ये दोनों अलग अलग होया करता था, समझ पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, 2 गोला बनाया हूं मैं और दोनों को जोड़ दिया हूं। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 2 नहीं 1 हैं। इसी वजह से जो इनकी सीटें पहले भी एक थी, वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली की सीटें कितनी है, 2। क्लियर, यही चीज समझा रहा था आपको, अब याद रहेगा मैप के माध्यम से। अब समझिए 1 सीटें चंडीगढ़ को दी हुई थी पहले से, पुडुचेरी 1, अंडमान को 1, लक्षद्वीप को 1, लेकिन ये जो नया परिवर्तन हुआ ना, इसी को आपको समझना है। तो जम्मू कश्मीर को 5 मिला, लद्दाख को 1 मिला, इसी 6 सीटों की लड़ाई यहाँ दिख रही होगी कि 6 इधर बढ़ गया, 6 इधर घट गया। एक और बात, जो ये 552 सीटें थी, इसमें 552 में से 2 राष्ट्रपति चुनते थे एंग्लो इंडियन को, लेकिन 550 में से 530 स्टेट के लिए होता था और 20 यूनियन टेरिटरी के लिए होता था। लेकिन अभी आपने मेरे से पढ़ा कि 6 सीटें यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया, तो इसका मतलब ये अब कितना है, 26, और ये इधर 6 घट जाएगा, तो 530 माइनस से कितना, 524। आपके दिमाग में मैं समझता हूं कि ये जरूर अब सेट रहेगा। एक और बात आप समझिए बड़े आसानी से, जो लोकसभा होते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमेशा एग्जाम का हिस्सा बने हैं और बनेंगे, रीजन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संसद का एक अंग होगा लोकसभा, कोई 2 मत नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं यहाँ पे, अभी आपको समझा दिया। कार्यकाल इनका 5 साल का होता है और मिनिमम उम्र कितना होगा इनका, 25 साल। मेरे भाई रेलवे वाले तो इस पे पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं उनको ईयर पूछने में क्या दिक्कत है, हमेशा वो पूछ रहे होते हैं। ठीक है, अगली बात आप क्या देखेंगे, लोकसभा निम्न सदन होता है। अभी बताया कि जब राज्यसभा उच्च सदन है तो जाहिर सी बात है दूसरा सदन निम्न सदन होगा, है। अगली बात, लोकसभा भंग होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा भंग हो जाएगा। लेकिन आपको एक और बात दिमाग में क्या रखना चाहिए हमेशा, कि अगर आप देखेंगे अगर प्रत्येक 5 साल में भंग हो जाता है, साथ साथ कई बार हो सकता है प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पे खारिज ना उतरे, तो ऐसे में क्या होगा, भंग कर दिया जाएगा लोकसभा। समझ पा रहे हैं, मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाएगा, तब भी हो सकता है भंग। वैसे जनरली बोल रहा हूँ 5 साल पे होता है, 5 साल के लिए लोकसभा का गठन किया जाता है, इस वजह से 5 साल पे भंग होता है, किंतु राज्यसभा भंग नहीं होता। लोकसभा के सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया, ये बात आपको पता है। और फिर से मैं कहूंगा 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है और ये 2026 तक चलता रहेगा। अगली बात, मैक्सिमम सीटें किसका है, यूपी का 80 सीटें हैं। ये कई बार पूछा है कि मैक्सिमम किसका है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है ना मैक्सिमम, इसी वजह से पूछ लेते हैं। साथ साथ स्टेट पीसीएस और एग्जाम जो भी देने वाले हो, जो भी एग्जाम किसी का है, वो अपने स्टेट का लोकसभा का भी सीट याद रखेंगे, वो आपके बेनिफिट के लिए होगा।
अब जो इस विधायिका में थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा वो पार्ट 2 में समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद हम न्यायपालिका की तरफ बढ़ रहे होंगे। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपसे इतनी उम्मीद हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। धन्यवाद।